क्या आप लोग को पता है कि हमें खाना कहाँ से मिलता है? नहीं पता ना? पता था, मुझे भी नहीं पता था कि हमें खाना कहाँ से मिलता है। तो मैंने देखा है हमारे साइंस वाला के लेक्चर को, इम्प्रूवमेंट इन फूड बिजनेस को। आप भी जाओ फटाफट देख लो और जानो। और ये मेरे एग्जाम में भी हेल्प करना। और चलो देखते हैं। आप सब आज हम करने वाले हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 जो कि है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स जो कि एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा विश्वास करो गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इजी चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। आज मैं आपको इस लेक्चर में आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन चैप्टर का देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब हमें आ रहा था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, आखिर ये है क्या। देखिए food refers to anything eaten by a man which is given an energy which are able to meet physiological needs to growth and human body। ठीक है, ये जो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स है, देखिए फूड हमारा किसे चाहिए, हमको फूड हमारा चाहिए एनर्जी के लिए, एबल टू जो फिलोजिकल काम है उसको करने के लिए, हमारे बॉडी में ग्रोथ करने के लिए हमको फूड चाहिए। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। ठीक है, ये सब हमको चाहिए। अब देखिए सोर्स ऑफ फूड, देखिए अब सोर्स ऑफ फूड क्या है यहाँ के, द सोर्स ऑफ प्लांट बेस्ड रिसोर्स। ये जो प्लांट है इसका एकदम मेन रिसोर्स है। फूड, ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट इटीसी इसका रिसोर्स है, जिसको हमें प्लांट से मिलता है। अब एनिमल से हमसे क्या मिलता है, मीट, एग, डेयरी प्रोडक्ट एंड इटीसी, ये सब हमसे क्या मिलता है, एनिमल से। अब देखिए होता है वाई वी टू इम्प्रूव, हमें इम्प्रूव क्यों करने की ज़रूरत है फूड रिसोर्स में। तो देखिए बेटा, जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो देश है उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ इंडिया इज़ अ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री। इंडिया एक बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है जिसमें कि मोर देन 1.3 बिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। और इनकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस फैक्ट्री को स्टेबल कर रहे हैं, रेलवे लाइन से स्टेबल कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, जो खेत हैं वो कम होते जा रहे हैं, मतलब लैंड है, पीस ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, वो क्या होते हैं, कम होते जा रहे हैं। और हमारा खाने पीने का सामान कम होते जा रहा है, इसलिए हमें इसे इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। एंड स्टिल ग्रोइंग, ये और बढ़ता जा रहा है पॉपुलेशन एज वेल एज नीड फूड। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फूड को ग्रो करने के लिए कुछ हमें चाहिए। इंडिया हैज़ ऑलरेडी इंस्टेल्स देखिए अब क्या है बेटा, इंडिया इज़ ऑलरेडी इंटरवली कल्टिवेटेड, देयर फॉर इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रोड्यूस इन्फिशियंसी फॉर द बोथ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक। ये हमारा जो है बेटा, ये हमारा जो इंडिया है वो पहले से ही कई सारे कल्टीवेशन कर चुका है, इसलिए जो हमारा है हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये सब क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है। अब देखिए हमारा आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन की खोज किसने की थी, MS स्वामीनाथन। यूज़ हाई यील्डिंग ऑफ सीड्स को इन्होंने इस्तेमाल किया और क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाया। ठीक है, और ये जो वाइट रेवोल्यूशन आता है, जैसे इन्होंने इसमें इरिगेशन फैकल्टी को बढ़ाया, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र को बढ़ाया। ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन में क्या आता है बेटा, इसका शुरुआत होता है 1970 से बाय द डॉक्टर त्रिभुवन दास पटेल। ठीक है, त्रिभुवन दास पटेल जी से हुआ था। ठीक है, दिस लीड टू बेटर एंड मोर इफिशियंट यूज़ एज वेल एज एबिलिटी टू मिल्क। ये जो हमारा बहुत ही अच्छे यूज़ किया हमारे एग्रीकल्चर में यूज़, सॉरी एग्रीकल्चर में नहीं, वाइट मतलब होता है सर, वाइट मतलब बेटा मान लीजिए आप मिल्क। ठीक है, हमारे मिल्क को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे उसे बढ़ाएं प्रोडक्शन को, ये सब वाइट रेवोल्यूशन में बताया था किसने, डॉक्टर त्रिभुवन दास पटेल जी ने। ठीक है, अब हमारा आता है क्रॉप फील्ड। ठीक है, क्रॉप
यील्ड मेजरमेंट ऑफ अमाउंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हार्वेस्टेड पर यूनिट ऑफ लैंड। ये जो क्रॉप यील्ड है हमारा किसी भी लैंड पे कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसपे से, ठीक है, ग्रेन्स और वगैरह वगैरह, उससे हम क्या कहते हैं क्रॉप यील्ड। कार्बोहाइड्रेट व्हीट एंड राइस और माजी, ये सब एग्जांपल हैं इसके, ठीक है। प्रोटीन है, प्रोटीन में जैसे ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ये सब आ जाएगा, इसमें एग्जांपल्स हैं। फैट्स में सोयाबीन, ग्राउंड नट्स और ये स्टिल्स, ये सब भी आ सकते हैं। विटामिन मिनरल्स में वेजिटेबल, स्पाइसेस मसाले जो हैं बेटा आपके फ्रूट्स आ भी सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है फ्रॉडेड क्रॉप, ठीक है। अब हमारा देखिए फ्रॉडेड क्रॉप क्या होता है। देखिए फ्रॉडेड क्रॉप दैट कल्टिवेटेड प्राइमरली फॉर एनिमल फीड। जो ये हमारा क्रॉप है फ्रॉडेड क्रॉप, ये किसके लिए हम उगाते हैं, एनिमल्स के लिए। फॉर एग्जांपल बरसीम, ओट्स एंड द सूडान ग्रासेस, ठीक है। ये सब इसके क्या है बेटा, एग्जांपल है। अब हमारा आता है डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेट। जो हमारा क्रॉप्स होता है वो डिफरेंट क्लाइमेट को रिक्वायर्ड करते हैं, डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट टेम्परेचर को रिक्वायर्ड करते हैं, फोटो पीरियड को रिक्वायर्ड करते हैं फॉर मैनी, इनके ग्रोथ के लिए और इनकी प्रोडक्शन के लिए, लाइफ साइकिल के लिए, ये डिफरेंट चीज़ों को रिक्वायर्ड कर दिए। फोटो पीरियड होता है यहाँ पे देखिए एक टर्म आया फोटो पीरियड। फोटो पीरियड क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ अ सनलाइट और डे लेंथ। ये जो सनलाइट की ड्यूरेशन है और जो डे की लेंथ है, ठीक है, मतलब डे की लेंथ मतलब कितना दिन मतलब चल रहा है वो, ठीक है। इन इंडिया देयर हैज़ बीन अ 4 टाइम इंक्रीज इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम 1952 टू 2010 विद ओनली 25% इंक्रीज इन द कल्टिवेटेड लैंड एरिया। ये जो हमारी कल्टिवेटेड लैंड एरिया है वो 25% ही बस इस इंक्रीज़ हुई है, मतलब हमने क्रॉप वेराइटी को बढ़ाया, मतलब इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स कितने 25% किया। कब से कब तक, 1952 से लेके 2010 तक, ठीक है बेटा। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ख़राब बात है, क्योंकि हमें इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि हमारा फूड इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, ठीक है, ताकि आप लोग भी इसका कोई खोज कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अब रबी क्रॉप। देखिए अब रबी क्रॉप क्या होता है बेटा, रबी क्रॉप जो होता है विंटर में ग्रो करता है, ये स्टार्ट होता है नवंबर टू अप्रैल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पीज एंड मटर, मस्टर्ड, ठीक है, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल है। अब हमारा आता है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो बेटा वो हमारा रेनी सीजन में उगाया जाता है। कब, रेनी सीजन में। इसका स्टार्टिंग होता है जून टू अक्टूबर। इसका एग्जाम्पल है पैडी, सोयाबीन्स, पिजन्स पी, ठीक है, माजी, कॉटन, ग्रीन ग्राम, मूंग दाल, ठीक है, जो मूंग दाल आप लोग खाते हैं, एंड ब्लैक ग्राम, कार्फी, खरीफ क्रॉप, ये सब एग्जाम्पल है किसके, खरीफ क्रॉप के, ठीक है। अब हमारा आता है जो क्रॉप 3 स्टेजेस में हमारे क्रॉप को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। देखिए पहले जो है हमारा क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप की वैरायटी में हम इम्प्रूव करें टू चूज़ द सीड्स फॉर प्लांटिंग, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है, न्यूट्रिएंट फॉर द क्रॉप प्लांट, ठीक है। और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट को हम भी कर सकते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट भी हमें करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग, जो हार्वेस्ट हम क्रॉप करेंगे उसको मतलब ग्रो भी, हम इतनी मेहनत से क्रॉप उगाएंगे तो अब हम उसे स्टोर कैसे करेंगे हार्वेस्ट करने के बाद, वही सब हम इसमें पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखिए अब हमारा आता है बेटा क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट। क्या आता है बेटा, क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट। द अप्रोप्रिएट डिपेंडेंट ऑन द फाइंडिंग क्रॉप वेराइटी दैट कैन गिवन अ गुड यील्ड। जो हमारा क्रॉप है, जैसे मान लीजिए बेटा एक क्रॉप है जो कि बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है और वो, लेकिन उस पर कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं, और एक क्रॉप है जिस पे कीड़े जल्दी नहीं लगते लेकिन वो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करता। तो ये जो साइंटिस्ट हैं इन दोनों को क्रॉस करा देंगे, ठीक है। तो एक हमें ऐसा प्लांट मिलेगा जो लंबे समय तक सर्वाइव भी करे और उस पर कीड़े भी ना लगे, ठीक है। अब देखिए इसका वन वे इन क्रॉपिंग डिस्क्रिबल कैरेक्टर इनटू अ क्रॉप वेराइटी बाय हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन से रिफर टू अ क्रॉस बिटवीन द जेनेटिकल डिसमिलर प्लांट टू प्रोड्यूस अ हाइब्रिड, ठीक है। हम क्रॉस में हाइब्रिड करा के उसकी जो प्रोड्यूसर उसको बढ़ा सकते हैं। क्रॉसिंग बाय मेनी इंटरवेंशंस बिटवीन द वैरायटी ऑफ सेम स्पेसीज, जिससे सेम स्पेसीज को हम क्रॉस कराते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं इंटरवेराइटिकल। क्या कहते हैं बेटा, इंटरवेराइटिकल। आप इसे याद रखेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए हम जिसमें हम जीन को मतलब बदल देते हैं उसमें हम क्या कहते हैं इंटर स्पेसीज। क्या कहते हैं बेटा, इस इंटर स्पेसीज, ठीक है।
जैसे ये एक घोड़ा है जिसमें ये मतलब ये कोई घोड़ा, इन दोनों को हम क्रॉस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा मूल, ठीक है। ये डंकी है, ये हॉर्स है, तो हमें क्या मिलेगा, मून, ठीक है। और ये इंटरजेनेटिक, जो क्रॉसिंग बिटवीन द डिफरेंट जेनरा, जैसे क्रॉस कराएंगे हम इसमें डिफरेंट जीन्स को, डिफरेंट जीन्स से, ये हमारे सेम जीन्स से करो था, ये हमारे डिफरेंट जीन्स से होगा, ठीक है। ठीक है बेटा। तो आप ये समझ गए। तो इसका जीन्स का एक एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि हमने ये टोमेटो लिया, ठीक है बेटा। ये हमारा एक टोमेटो खास प्रकार का होता है जिसे कि हम बनाते हैं हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक है बेटा। किससे बनाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से। देखिए अब है हमारे ये नॉर्मल टोमेटो, ठीक है, और ये जो हमने बनाया वो वाला टोमेटो, ठीक है। तो ये 40, देखिए ये 10 डेज में कैसा है टोमेटो, ये ऐसा है और ये ऐसा है। 20 डेज में ये ऐसा और ये ऐसा। 45 डेज में ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। तो आप इसमें डिफरेंस देख पा रहे हैं। अब जैसे ये कॉटन है, ये एक ऐसा कॉटन है जिसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं और ये लंबे समय तक सर्वाइव भी करता है। ये किससे बना, एक कॉटन होता है जिसमें कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं, और एक कॉटन होता है जो जल्दी बहुत लंबा सर्वाइव करता है लेकिन उस पर कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं, और एक कॉटन होता है जिस पर कीड़े नहीं लगते लेकिन वो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करता। तो इसे क्रॉस करा के हम ये कॉटन बनाए जो लंबे समय तक सर्वाइव भी करे और प्रोड्यूस भी अच्छा करे, ठीक है। तो इसके लिए सब हम करते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है फैक्टर्स ऑफ विच इम्प्रूवमेंट इज़ डन फॉर। ये जो हमारा फैक्टर है वो मतलब जो इम्प्रूवमेंट हमने किया उसका फ़ायदा क्या होगा। हायर एल्डिंग मतलब इंक्रीज इन द जो प्रोड्यूस होगा बेटा, क्रॉप्स एंड ऑल, वो क्या होंगे, हाई मतलब हाई होंगे, ठीक है। हायर यील्ड, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी में इम्प्रूव होगा, ठीक है। उसमें जैसे कोई पल्स है जिसमें कि कोई मतलब समझ लीजिए कि उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता है तो उसे क्रॉस करा के उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हैं। बायोटिक एंड इनबायोटिक रेजिस्टेंस, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स एंड इनबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब खतरा। जो बायोटिक होते हैं मतलब जैसे लिविंग थिंग, जैसे बैक्टीरिया से प्लांट को कैसे बचाया, बैक्टीरिया को हम प्लांट से बचा सकते हैं। और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग, जैसे मोर सनलाइट और मोर समझ लीजिए कि बहुत ठंडी पड़ रहा है तो वो एबायोटिक में आ जाएगा। अब हम इसे कैसे बचाएंगे बेटा, मान लीजिए कि कहीं एक जगह है जहाँ पे एक पौधा है, ठीक है, उसे वहाँ पे बहुत ठंडी पड़ रही है तो वो उसमें ठंडी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हम वहाँ ठंडी में सर्वाइव नहीं कर पाता और उस पर कीड़े भी बहुत जल्दी लगते हैं। तो हम ठंडी जगह से एक पौधा लेके आएंगे और उसके जीन्स को इसमें क्रॉस कराएंगे तो उसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे और वो लंबे समय तक सर्वाइव भी कर पाएगा ठंडी में, ठीक है। सो इसलिए हम इसे क्रॉस कराते हैं, ये भी एक मेथड है, ठीक है। अब हम आता है चेंजिंग इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मतलब मैच्योरिटी ड्यूरेशन मतलब ये जो क्रॉप है ये बहुत ही शॉर्टेड टाइम में ग्रो कर जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। अब आता है वाइडर एबिलिटी। अब देखिए बेटा ये क्या लिखा हुआ है, developing variety of wider ability will help in stabilizing the crop production under different environment condition। ये different environment condition में plant को stable रहने में मदद करता है। one variety can be grow under the different climate condition in a different area, ठीक है। one variety जो है किसी भी varieties को हम different और region में और किसी भी climate में इससे grow करा सकते हैं। डिसेबल ऑर्गेनिक कैरेक्टरिस्टिक डालने से, ये जो हम जो बेटा जो पौधे की जैसे मान लीजिए गेहूँ है उसमें तो ऊपर का पार्ट कुछ काम नहीं आता, तो ठीक है हम उसको मतलब नीचे ही रखें। मतलब जो गेहूँ है वो काम आता है लेकिन वो बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, जिससे कि किसानों को खूब दिक्कत भी होती है, कुछ दिक्कत होती है बेटा, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस करा के उसकी हाइट को छोटा कर देंगे, क्योंकि उसकी हाइट बड़ी हो या छोटी हो उससे हमें मतलब नहीं है, बस हमें जो ऊपर का पार्ट होता है हम तो वो हार्वेस्ट करके खाते हैं, ठीक है बेटा। गेहूँ बना के गेहूँ को उसको पीस के उसके आटा खाते हैं, तो इसलिए हमारे उसको छोटा कर दिया जाता है क्रॉस मेथड से, ठीक है। अब आता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब देखिए क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, इन इंडिया इट्स ऑलवेज मनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ये जो भारत हमारा देश है उसमें कई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कंडीशन है दैट अलाउ फार्मर टू टेक डिफरेंट फार्मिंग जो कि फार्मर को डिफरेंट फार्मिंग करने में मदद करते हैं। जैसे कोई मान लीजिए गरीब किसान है और एक अमीर किसान है। जो अमीर किसान है वो क्या करेगा बेटा, फर्टिलाइज़र ला के अपने खेत में डाल सकता है, उसके पास पैसे हैं, ठीक है, और वो कई टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वो जो गरीब फार्मर है बेटा वो कैसे करेगा, अब वो कैसे करेगा सोचिए, तो वो क्या लेके आएगा, मैन्योर। तो ये डिवाइड हो गया ना हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बेस पे, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, देयर इज अ करेक्शनिव
देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन द हाई इनपुट एंड यील्ड्स। ये इसमें बहुत डिफरेंट होता है हाई इनपुट और जो यील्ड्स होता है। दस द फार्मर परचेजिंग कैपेसिटी, वो अपने जो फार्मर है बेटा वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से तो परचेज करेगा, ठीक है। प्रैक्टिस जो उसमें टूल्स हो गए और सारे भी, देयरफॉर प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस कैन बी एट अ डिफरेंट लेवल। जो प्रैक्टिसेस है प्रोडक्शन की वो डिफरेंट लेवल पे हो सकती हैं। दे इंक्लूडेड नो कॉस्ट, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता। ऐसे कॉस्ट जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है, ऐसे भी प्रोडक्शन होते हैं जिसमें लो कॉस्ट लगता है, ऐसे भी प्रोडक्शन होते हैं जैसे हाई कॉस्ट भी लगता है, उसमें भी प्रोडक्शन वैसे ही प्रोडक्शन है, लो कॉस्ट पे भी प्रोडक्शन हो सकते हैं। अब देखिए अब हमारा आता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट आर सप्लाइड टू द प्लांट, एयर, वाटर एंड सॉइल। ये सब है ये हमारे किसके ये एग्जांपल्स हैं, एयर, वाटर एंड सॉइल। ये किसको सप्लाई होते हैं? प्लांट को। ऑलमोस्ट दीज सम आर रिक्वायर्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी। ये कई सारे हैं जो प्लांट को लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। और जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं उसे क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसे क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसे कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसका एग्जांपल भी है नाइट्रोजन, फास्फोरस, और यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट का आयरन है, बोरॉन है, ठीक है। तो यह सब आपका होते हैं। आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। The deficiency of these nutrients affected physiology process in plant including the reproduction, ठीक है, growth and the stability, सॉरी बेटा, सुस्पिलिटी अफेक्टेड बाय समथिंग टू डिजीज, ठीक है। ये जो डिफिशियंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अफेक्टेड, जो डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो ऐसे अफेक्ट करती हैं प्लांट के रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ ऑफ सस्टेनेबिलिटी में, और डिसीजेस से बचाने में, ठीक है। अब हमारा आता है क्या? मैन्योर। अब देखिए मैन्योर क्या होता है बेटा? मैन्योर जिसमें कि वो हमें खेत में बनाया जाता है, ठीक है, या घर पे हम उसे भी बना सकते हैं मैन्योर को, ठीक है। हम उसे फैक्ट्री से नहीं खरीदते, हम उसे क्या कहते हैं बेटा? मैन्योर कहते हैं। अभी अब देखिए मैन्योर कंटेनिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल को कंटेन करता है। आल्सो सप्लाइड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल। ये सॉइल को बहुत ही मतलब स्मॉल क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। मैन्योर आर प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द एनिमल एक्सट्रीम्स एंड द प्लांट वेस्ट। जो प्लांट का वेस्ट और एनिमल का वेस्ट होता है उससे ये बनता है, ठीक है। और घर के भी वेस्ट होते हैं उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। द bulk of organic matter is manure help in the improve to soil structure by structure of soil fertility। इस soil के fertility और structure को बढ़ाता है, ठीक है, मैन्योर। दिस इन्वॉल्व इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सॉइल। ये जो सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है मैन्योर, ठीक है। इन क्लेइंग सॉइल आर लार्ज क्वांटिटी ऑर्गेनिक मटेरियल हेल्प इन द ड्रेनेजेस एंड इन अवॉइडिंग वाटर लॉसिंग से ही बचाता है मैन्योर हमारे सॉइल को, ठीक है। इन यूजिंग मैन्योर वी यूज़ बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल में से बना सकते हैं। इन विच द एडवांटेजेस ऑफ इज इन प्रोटेक्टिव आवर इन्वायरमेंट, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। मतलब हम इसमें कोई केमिकल नहीं डालें तो हमारे इन्वायरमेंट को ये प्रोटेक्ट करेगा ना। फ्रॉम द एक्सरसाइजेज यूजिंग ऑफ फर्टिलाइजर, ये हमारा फर्टिलाइजर से ये हमारा काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज आल्सो was a recycle from फार्म वेस्ट। ये जो हमारा बायोलॉजिकल वेस्ट होता है मुझसे फॉर्म कर सकते हैं मैन्योर को, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या आ रहा है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। अब देखिए कंपोस्ट क्या होता है बेटा? द प्रोसेस इन विच द फार्मर वेस्ट मटेरियल लाइफ स्टॉक, जो उसके डेली लाइफ के वेस्टेज हैं उससे ये कंपोस्ट बना सकता है। जैसे काऊ डग हैं, वेजिटेबल वेस्टेज हैं, वेज वेस्टेज हैं, स्ट्रॉ है, इन सब चीज़ों से ये कंपोस्ट बना सकता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग। कंपोस्ट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म। जिसमें हम जिस कंपोस्ट को हम सेम तरीके से बनाते हैं बस उसमें हम अर्थवॉर्म को यूज़ कर देते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं बेटा? वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। अब हमारा आता है ग्रीन मैन्योर क्या होता है बेटा? अब देखिए सॉरी बेटा 1 सेकेंड। Green manure, a crop which is cultivated and plug under a mix it into the soil and enriching the soil in nitrogen and phosphorus. Example sun, hemp or guava are grow them mechanized by plugging them into the soil। देखिए ये क्या होता है बेटा? ग्रीन मैन्योर। इससे ये जो
हमारे जो क्रॉप होते हैं उसको उगाने से पहले हम एक क्रॉप उगाते हैं, ठीक है। उसका कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे सन हैम्प, ठीक है। उस क्रॉप को हम जब अपना रियल क्रॉप उगाने वाले होते हैं तो इस क्रॉप को देखिए हम ऐसे कुछ करके मिट्टी में ही मिला देते हैं, जो कि हमारे सॉइल को बहुत ही अच्छा मतलब जो कैल्शियम से और सारे भी प्रोटीन को प्रोवाइड करता है, और जैसे कि हमारे सॉइल के लॉस वाटर कैपेसिटी को भी रोकता है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये भी ग्रीन मैन्योर भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए फर्टिलाइज़र क्या होता है। देखिए फर्टिलाइज़र आर कॉमनली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइज़र सप्लाई नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। दे आर यूज्ड इंश्योर गुड वेजिटेबल ग्रो। ये वेजिटेबल को अच्छे करने में भी मदद करते हैं फर्टिलाइज़र। ये फैक्ट्री में फॉर्म होते हैं बेटा, ये ध्यान रखिएगा। फर्टिलाइज़र सप्लाई नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये प्लांट को नाइट्रोजन फॉस्फोरस सप्लाई करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र आर फैक्टर इन हाई यील्ड ऑफ हाई कॉस्ट में भी आते हैं बेटा, ठीक है। फर्टिलाइज़र शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म। ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं ना बेटा, इसको हम बहुत ही मतलब अच्छे से यूज़ करते हैं कम अमाउंट, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करें तो हमारे प्लांट को ये क्या करता है बेटा, नुकसान भी पहुंचा सकता है। समथिंग फर्टिलाइज़र गेट वॉश, अब देखिए एग्जांपल है, समथिंग फर्टिलाइज़र गेट वॉश अवे ड्यू टू एग्जिस्टिंग इरिगेशन। जो कुछ फर्टिलाइज़र होते हैं वो इरिगेशन के समय क्या करते हैं, लॉस कर जाते हैं और नॉट फुल एब्जॉर्ब द प्लांट, और उसे प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। कंटिन्यूसली यूज़ द फर्टिलाइज़र इन द एरिया आर कैन डिस्ट्रॉय द सॉइल। अगर हम कहीं पे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो वो सॉइल को क्या कर सकता है बेटा, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अब देखिए ऑर्गेनिक मटेरियल इज अ फार्मिंग सिस्टम विद मिनरल माइनल और नो यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। ये जो फार्मिंग होती है इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं होता है। हाइब्राइड वीड किलर पेस्टिसाइड ETC इन सब का हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। विद अ मैक्सिमम इनपुट ऑर्गेनिक, हम मैक्सिमम इनपुट से इसे ग्रो करते हैं। मैन्योर से रिसाइकल फार्म वेस्टेज से हम इसे मतलब मैन्योर की तौर पे हम इसे यूज़ करते हैं। स्ट्रॉमेड, ये जो हमारे घर के डेयरी वेस्ट है उससे हम फार्मिंग करते हैं, मतलब क्रॉप के सॉइल को बचाने के लिए जो हम मैन्योर इस्तेमाल करते हैं अपने वेस्टेज को, उससे मतलब उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करते, तो उसमें हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। यूज़ बायो अगेंस्ट plant proteins such as culture of blue green algae। ब्लू ग्रीन एल्गी का कल्चर का जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है इसका एग्जांपल हो सकती है। इन प्रिपरेशन ऑफ द बायो फर्टिलाइज़र नीम लीव और टर्मरिक स्पेशलाइज इन अ ग्रेन स्टोरेज एज अ बायो पेस्टिसाइड विच हेल्थी क्रॉपिंग सिस्टम। इसमें हम बायो पेस्टिसाइड को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा हेल्दी होता है, ठीक है बेटा। तो ये होता है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम इसमें फर्टिलाइज़र इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है। अब हमारा आता है इरीगेशन। देखिए बेटा, तो देखिए बेटा, प्लांट को हमारा पानी को पहुंचाना ही हमारा क्या कहलाता है, इरिगेशन। इरिगेशन इज द प्रोसेस इन विच सप्लाइंग कंट्रोल अमाउंट ऑफ वाटर टू लैंड इज असिस्ट द production of crop. Most agriculture in India is dependent on the timely monsoon and specific rainfall। ये जो इरिगेशन है बेटा, ये क्या है, जो हमारे क्रॉप्स को टाइम से पानी पहुंचाना ही और अच्छे तरीके से पानी पहुंचाने क्या कहलाता है, इरिगेशन। ये कहीं कहीं मानसून पे इंडिया में भी डिपेंड करता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं पाया जाता है, ठीक है बेटा। हेंस पुअर मानसून कज क्रॉप फेल। जो कुछ क्रॉप्स होते हैं वो फेल कर जाते हैं मानसून की वजह से, ठीक है। क्योंकि अगर वहाँ पे वैसा मानसून नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई, तो वहाँ की क्रॉप क्या कर देंगे, फेल कर जाएंगे। इंश्योर दैट अ क्रॉप गेट वाटर एट अ right stage during the growing season can increase the accept yield of crop। ये अगर हम इसे अच्छे से इस्तेमाल करें तो हमारा ये क्रॉप है ये जो मतलब मदद कर सकता है ज़्यादा प्रोडक्शन में, ठीक है। अब हम इसे कैसे करेंगे ये भी हम पढ़ेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन सिस्टम आर एडोप्टेड टू सप्लाई वाटर। डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम है जो कि वाटर को सप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारा आता है इंक्लूडिंग वेल, कैनाल, रिवर एंड टैंक्स, ठीक है। अब देखिए ये जो आपके NCERT में दिए हुए हैं कुछ
अब हमारा आता है वेल। देखिए वेल तो हमारे दो प्रकार के हो गए, एक ट्यूबवेल जिसमें कि हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, और एक नॉर्मल वेल जिसमें कि इन दोनों का इस्तेमाल करके हम क्या कहते हैं, खेत में पानी पहुंचाते हैं, उससे ये जो गए हम वेल से पानी पहुंचाते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है कैनाल। अब हम कैनाल से कैसे पानी पहुंचाते हैं। कैनाल मतलब बेटा जो नहर, मतलब आपके कहीं दूर तक नदी है तो उसमें एक नहर बना जाता है गाँव में, जिससे कि आपका पानी जो खेतों में है वो पहुँचता सके। अब जो हम एक हमारा आता है रिवर लिफ्ट सिस्टम, जो कि हम पानी रिवर से लिफ्ट करके क्रॉप्स को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवर लिफ्ट सिस्टम। ठीक है, अब हमारा आता है टैंक। जैसे हम यहाँ पे टैंक बना लेते हैं, जब रेन होता है तो ये भर जाता है बेटा। ठीक है, तो हम इसे बाद में क्रॉप को पानी देने के सारे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है जो फ्रेश है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बेटा, देखिए यहाँ इस साइड खेत है और इस साइड देखिए मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ बेटा। देखिए ये इस साइड खेत है बेटा और ये इस साइड भी खेत है और बीच में से ये नदी बह रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक क्या होता है बेटा, चेक डैम्स लगा देते हैं, जो कि हमारी एक पाइप होती है और ये हमारे खेतों में क्या करती है, यहाँ से पानी पहुँचाती है। ठीक है बेटा, तो ये ऐसा कुछ होता है। अब हमारा आता है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है बेटा, जो एक होता है हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, अब देखिए आप 1 सेकेंड। अब देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग इज अ ग्रो 2 और मोर क्रॉप। ठीक है, ये जो हमारा एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक क्रॉप को उगाना ही क्या कहलाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। लेकिन ये कोई भी फॉर्म में नहीं होता, जैसे ये इस फॉर्म में ना बेटा एकदम पैटर्न के फॉर्म में, तो ये ऐसे नहीं होता, मिक्स्ड होता है। देखिए यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है, मतलब ये अलग अलग क्रॉप्स हैं, तो ये एक ही में उग रहे हैं बेटा, तो इसे हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसे हम कैसे को उगा सकते हैं, जैसे वीट और ग्राम को मिक्स करके उगा सकते हैं, वीट मस्टर्ड को उगा सकते हैं, ग्राउंडनट सनफ्लावर को उगा सकते हैं। दिस रिड्यूस रिस्क एंड गिव सम इंश्योर अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप। ठीक है, तो मतलब इसमें एक सिक्योरिटी होती है। मान लीजिए एक क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया तो इतने सारे क्रॉप रहेंगे ना। ठीक है, नहीं तो अगर इसमें हम सारा एक ही क्रॉप लगाते तो एक मतलब सारा ही डिस्ट्रॉय हो जाता। अब जैसे इसमें एक डिस्ट्रॉय होगा तो इसमें कुछ तो बच ही जाएंगे। ठीक है बेटा, सो इसका ये फ़ायदा होता है। अब आता है इंटर क्रॉपिंग इज़ अ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स। ये मतलब एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक क्रॉप को उगाना। ठीक है, और कई एक पैटर्न में उगाना, इसे हम क्या कहते हैं, इंटर क्रॉपिंग। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये जो है बेटा ये हमारी लाइनिंग है, ये सब ये हमारा है माजी, और ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो यहाँ पे ये है सोयाबीन, ये देख सकते हो आप, और ये है जी देखिए ये हमारा एक येलो इस कलर में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ओट्स। तो हम इसे क्या कहेंगे बेटा, हम इसे कहेंगे इंटर क्रॉपिंग। ठीक है, क्या कहेंगे, इंटर क्रॉपिंग। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स है, सोयाबीन, माजी, ओट्स, सनफिंगर, मिल्ट्स, बाजरा, काऊ, इनको हम मिक्स करके उगा सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, देखिए ये सब वही बचा है बेटा। ठीक है, तो ये सब भी कंप्लीट करना है। ठीक है, जनरली इंस्पेक्ट स्पीड अटैक द प्लांट इन अ 3 वे। ठीक है, ये जो हमारे कई बार जो प्लांट पे जो इंसेक्ट होते हैं वो कई बार अटैक कर सकते हैं। जो कैसे, दो कट द रूट, वो हमारे रूट को काट सकते हैं, स्टेम को काट सकते हैं, लीफ को काट सकते हैं। दूसरा वे है जो हमारे सेल शेप होते हैं वो उसको शक कर सकते हैं। ठीक है, जो फ्लूइड सब्सटेंस कैविटीज़ होते हैं उसे वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दे बैरो इनटू स्टेम एंड फ्रूट, वो स्टेम 1 सेकेंड बेटा, अब देखिए इसमें जनरली पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, देखिए बेटा, ये देखिए 1 सेकेंड, देखिए तो ये टॉपिक तो हमने क्लियर कर लिया। अब जो डिजीजेज इन अ प्लांट आर ऑकर्ड बाय अ पैथोजन, जो हमारे प्लांट में पैथोजन डिजीजेज होते हैं सच एज बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरस, दीज पैथोजन कैन बी प्रेजेंटेड इन अ सॉइल। ये जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में एंड एयर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं बेटा कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे प्लांट को नुकसान कैसे पहुँचाते हैं। ठीक है, अब वीड्स, इंसेक्ट एंड डिजीजेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय द वेरियस मेथड। उसे हम कई वेरियस मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए वीड्स क्या होते हैं बेटा, जो आपके ना खेत में अनवांटेड प्लांट्स जम जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वीड्स क्या कहते हैं बेटा, वीड्स। तो हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कैसे हटा सकते हैं, जो हम इंसेक्टिसाइड केमिकल को हम यूज़ करके इंसेक्ट को हटा सकते हैं। ठीक है बेटा, वीड्स कई केमिकल होते हैं बेटा जो कि फार्मर होते हैं वो अपने खेत में छोड़ देते हैं, तो ये जो वीड्स है बेटा ये वीड्स हमारा मर जाता है। ठीक है, दीज केमिकल आर स्प्रेड ऑन अ क्रॉप, ये जो केमिकल सही क्रॉप पे स्प्रेड किए जाते हैं। ट्रीटिंग सीड एंड सॉइल, ये सॉइल पे भी
हर जगह छिड़क दिए जाते हैं और ये क्या करता है, हमारी जो सॉइल में ख़राब चीज़ें हैं, मतलब वीड्स हैं और इंसेक्टिसाइड जो भी सब है, उसे क्या करता है, हटा देता है। इसमें पॉइजन्स होते हैं, ठीक है। तो ये कई बार क्या होता है कि जो वांटेड पार्टिकल्स भी होते हैं वो उसे भी ख़राब कर देते हैं। तो इसे लिमिटेड अमाउंट में ही छोड़ा जाता है कि इसमें सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब ना हो। एनिमल स्पीसीज़ एंड कॉज इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ये जो एनिमल स्पीसीज़ एंड इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी कॉज कर सकता है, इसलिए बहुत ही इसे कम अमाउंट में यूज़ किया जाता है। वीड कंट्रोल मेथड आल्सो इंक्लूडेड रिमूवल preventive methods such as the poor seed and bed preparation, timely sowing of crop, intercropping and crop rotation। ये हमारा जो क्रॉप रोटेशन है आल्सो हेल्प इन अ वीड कंट्रोल, वीड कंट्रोल में मदद कर, जो क्रॉप रोटेशन होता है वो हमारे वीड कंट्रोल में भी मदद कर देती है। जो हम पहले क्रॉप उगाते हैं और फिर उसको मिट्टी में मिला देते हैं एज अ ऑर्गेनिक, उसमें कुछ मैन्योर होते हैं, इसलिए उसे मिट्टी में मिला देते हैं जो हमारे प्लांट को ग्रो करने में अच्छे से मदद करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे जो है वीड्स को मार सकते हैं और हम वीडिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें पॉल्यूशन होते हैं बेटा, सॉरी पॉइजन्स होते हैं जो कि हमारे क्या करते हैं बेटा, वीड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब हमारा क्या आता है, देखिए द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ अ लैंड प्री सेक्सीजन स्क्वेमस दैट्स कॉल्ड द क्रॉप रोटेशन, ठीक है। अब देखिए क्रॉप रोटेशन क्या कहलाता है बेटा, क्रॉप रोटेशन वो कहलाता है जैसे हम प्री प्लानिंग करके क्रॉप को ग्रो करते हैं। जैसे आपने सोच लिया कि हम जनवरी फरवरी में ये क्रॉप उगा लेंगे, मार्च और अप्रैल में ये क्रॉप उगा लेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, क्रॉप रोटेशन, क्योंकि आपने प्री प्लानिंग कर चुकी है। द एबिलिटी ऑफ मॉइस्चर की एबिलिटी के अनुसार, इरीगेशन के अनुसार, मतलब कब पानी से मिल सकता है, कब मॉइस्चर मिल सकता है, इसके अनुसार हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। अब आता है हमारा बेटा crop protection and management। field crop are फील्ड क्रॉप आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ वीड्स। अब जो हमारा लार्ज नंबर ऑफ वीड इंसेक्ट है, इससे हमारा क्या हो रहा है बेटा, ये हमारा जो खेत है वो बहुत ही प्रभावित हो रहा है डिसीजेस से। विच वीड्स एंड पेस्ट्स आर नॉट कंट्रोल्ड एट अ राइट टाइम, अगर उसे हम राइट टाइम पे कंट्रोल ना करें तो हमारे प्लांट को डैमेज कर सकता है। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टिवेशन फील्ड। एग्जाम्पल एक जथीम, गोखूर जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं, गाजरा जिसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, गाजरा घासेस, ठीक है। ये हमारे प्लांट को क्या करता है, ख़राब कर सकता है। दे कम्पेटेड फॉर फूड स्पेस लाइट, ये हमारे स्पेस लाइट्स, अगर हमारे पास कई ज़्यादा लाइट्स हो जाए तो ये हम प्लांट को ख़राब कर सकते हैं। जैसे सनलाइट बहुत ज़्यादा मिल जाए तो वो भी हमारे प्लांट को ख़राब कर सकते हैं। वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, वो हमारे क्रॉप को रोक सकते हैं। देयरफॉर रिमूवल वीड्स, इसलिए जो वीड्स को रिमूव करना है ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है बेटा, क्योंकि गुड हार्वेस्ट के लिए बेटा हमें ये जो वीड्स होती हैं इन्हें हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखिए स्टोरेज ऑफ ग्रेन। हम देखिए हमने सारा क्रॉप तो उगा लिया, तो अगर हम उसे स्टोर कैसे करेंगे, अगर हम उसे स्टोर ना करें तो वो क्या होगा बेटा, हमारा क्रॉप ख़राब हो जाएगा, तो हमारी इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। और होती भी है बेटा कभी कभी, ठीक है, फार्मरों के साथ, जो कि ये बहुत बुरा होता है, ठीक है। सो इसीलिए हम देखते हैं अब स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स को। fact responsible for the storage and loss biotic in insect, rodent, fungi, mints and bacteria, and abiotic influence moisture temperature in a place of storage। ये जो हमारा स्टोरेज ग्रेन है उनसे स्टोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हमारे रैट्स, मतलब चूहे हुए, सब इंसेक्ट्स होते हैं वो हमारे क्रॉप को मतलब ग्रेन्स को ख़राब कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर हो गया तो वो हमारे क्रॉप को ग्रेन्स को ख़राब कर सकते हैं। दिस कॉजेज द डिग्रेडेशन इन द क्वालिटी, हमारे क्वालिटी को मतलब डिग्रेडेशन कर सकते हैं। लॉस इन वेट, वो मतलब वजन में भी कम कर सकते हैं। पुअर ग्रामेटिबिलिटी कर सकते हैं। ग्रो एबिलिटी, मतलब
ग्रेमिनल एबिलिटी मतलब बेटा ग्रो एबिलिटी, ठीक है। डिसकोलेटेशन ऑफ प्रोडक्शन आर लीडिंग टू पुअर मार्केटेबिलिटी, ठीक है, ये ठीक है। प्रिवेंट मेजर इंक्लूडेड क्लीनिंग ऑफ द क्रॉप के क्लीनिंग को, हमारे क्रॉप प्रोडक्शन बिफोर द स्टोरेज, हमारे क्रॉप को क्लीन तरीके से रखना, उसको एक बहुत ही अच्छी जगह पे रखना, उस पर जो पेट्स उस पर जो हमारे जो ग्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं उसे मारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बताया, क्योंकि हमारी क्रॉप होती है ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत से उगती है और अगर हम इसे नहीं बचाएं तो ये हमारा डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। अब देखिए हम क्रॉप को कहाँ कहाँ स्टोर करते हैं बेटा, ठीक है। तो अभी देखिए आप इसे 1 सेकेंड देखिए, ये हमारा एक हमारे शहरों में बड़ा बड़ा टैंक बना जाता है जिसमें कि क्रॉप को स्टोर किया जा सकता है। ये देख सकते हैं आप टैंक, और ये देखिए यहाँ पे बोरियों में भर भर के ऐसे रखा जाता है एक बहुत ही बड़े मतलब हॉल में, जिसमें कि क्रॉप को कोई नुकसान ना हो। और कई बार तक गेहूँ को ऐसे ही रख दिया जाता है, एक बड़े से ऐसा ही हॉल होता है, ठीक है। और उसमें कुछ ऐसा केमिकल स्प्रेड किया जाता है जो कि हमारे ग्रेन्स को नुकसान भी ना पहुँचाएँ और उस पर जो बैक्टीरिया हैं वो भी मर जाएँ और वहाँ पर जो कैट्स होते हैं वो भी ना आ पाएँ, ठीक है। सो इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, ऐसी जगह का इस्तेमाल करते हैं स्टोरेज ऑफ, मतलब इस ग्रेन को स्टोर करने में हम बहुत ही पैसा खर्च करते हैं ऐसा ऐसा चीज़ बना के, ठीक है। सो इसलिए क्योंकि वो हमारे क्रॉप को कोई चीज़ नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है। अब हम चलेंगे अपना क्या आता है बेटा एनिमल हस्बेंड्री पर, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हम आता है बेटा एनिमल फार्मिंग, सॉरी एनिमल हस्बेंड्री, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक। ये जो हमारे जो लाइफ स्टॉक है बेटा, हमारे लाइफ स्टॉक में एनिमल का भी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेटा ये जो एनिमल्स हमें वाइट चीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे एग हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया। इट इज़ इंक्लूडेड वेरियस एसेप्ट सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिसीज डिसीजेस कंट्रोल, ठीक है। इट इंक्लूडेड कैटल गोट सीप पोल्ट्री एंड fish farming, as a pollution increase the demand of milk, egg and meat also grow up. Also the growing awareness of the needs of human treatment of the livestock have brought in a new limitations of livestock farming. एनिमल हस्बेंड्री हमारे किससे ज़रूरी बेटा, हमारे जो ह्यूमन लाइफ है उसमें जो हमारे एग्स हैं या फिर मिल्क हैं उन सबको प्रोवाइड करने में, या फिर जो हमारे एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, जो जैसे हमारा क्या हो गया, ये सिप हो गया, गोट हो गया, हमारे घास को चर जाते हैं जैसे, तो हमारी फार्मिंग में भी मदद करते हैं, ठीक है। सो इसलिए अब देखिए एनिमल हस्बेंड्री कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है कैटल फार्मिंग, दूसरा होता है पोल्ट्री फार्मिंग, और तीसरा होता है फिश फार्मिंग, एंड चौथा होता है बी कीपिंग, ठीक है। कैटल फार्मिंग में हम काव की हस्बेंड्री करते हैं, और पोल्ट्री फार्मिंग में हम एग्स की मतलब मुर्गियों की हस्बेंड्री करते हैं, जैसे हेंस की हस्बेंड्री करते हैं, और फिश प्रोडक्शन में हम फिश कीप करते हैं, और बी कीपिंग में हम बी की करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला हम आता है कैटल फार्मिंग इज़ अ डन फॉर 2 पर्पज़ मिल्क। ये डन किया जाता है 2 पर्पज़ के लिए, मिल्क के लिए, और हमारा किस लिए बेटा, जो काव है जैसे बैल है तो उससे लेबर कराने के लिए खेतों में हमारा क्या किया जाता है, कैटल फार्मिंग इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इंडिया कैटल बिलोंग टू डिफरेंट स्पेसीज। ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया में 2 स्पेसीज की मतलब गाय मतलब 2 स्पेसीज की मतलब ये काव पाई जाती हैं। पहला होता है बॉस इंक्रीडियस जिसे हम काव भी कहते हैं, एंड दूसरा होता है बेटा बॉस ब्यूबिलियास। जो बॉस ब्यूबिलियस बोफेलोस को हम साइंस भाषा में कहते हैं, और बॉस इंडिकस क्या कहते इसके बाद सॉरी बायो भाषा में काऊ को क्या कहते हैं, बॉस इंडिकस, एंड द बॉस ब्यूबिलियास कैसे कहते हैं हम बोफेलो को, ठीक है। ये जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं हम उसे मिल्च एनिमल कहते हैं, और जो हमारा लेबर्स प्रोवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं, डक्ट एनिमल कहते हैं। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंडेंट ऑन द लेकेशन पीरियड। जो मिल्क है ये हमारा लेकेशन पीरियड में डिपेंड होता है। अब देखिए लेकेशन पीरियड क्या होती है बेटा, किसी भी एनिमल जो कि फीमेल एनिमल हो और वो कितना दिन तक मतलब दूध मतलब मिल्क प्रोड्यूस करती है उसे क्या कहते हैं, लिकेशन पीरियड। मीनिंग ऑफ द लिकेशन पीरियड मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ द गल्फ, ठीक है। गल्फ मतलब जो काऊ का बच्चा होता है, गल्फ, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एनिमल रिक्वायर्ड रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डस्ट। ये जो एनिमल्स होते हैं उसको रेगुलर ब्रश कर बहुत ज़रूरी होता है, और
इसके बाद इस शरीर पे से हेयर्स और डस्ट को हटाने के लिए द फ्लोर ऑफ द कैटल शेडेड नीडेड अ स्लोपिंग एज अ स्टे ड्राइंग। इसका स्लोप चाहिए, इसको जहाँ पे इसको रखते हैं बेटा वहाँ पे एक स्लोप जैसा होता है, क्योंकि ये जो इनका यूरिया होता है वो सड़क के नीचे चला जाए और ये क्लीन रहे। ये यहाँ पे इसको क्लीनिंग में भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये क्लीनिंग में नहीं रहना तो बेटा ये बीमार भी पड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, टू टाइप ऑफ फूड। हमारे फूड जो है टू टाइप के होते हैं। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट फॉर एनिमल, जो हमारे एनिमल्स के जो फूड देते हैं वो हम किस लिए देते हैं बेटा। देखिए पहला जो होता है हम उसका बस पेट भरने के लिए देते हैं और उसे क्या कहते हैं, उससे काम करवाते हैं। और दूसरा होता है हम जो गायों को देते हैं, मतलब अच्छा चारा देते हैं, बहुत अच्छी प्रोटीन पौष्टिक आहार देते हैं जो कि हमें वो अच्छा प्रोड्यूस करे, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस करें। एनिमल फीड इंक्लूडेड रफेज, इसको हम क्या प्रोवाइड करते हैं, रफेज, फाइबर, गम, ठीक है। और ये सब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स हाई प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। हेल्दी एनिमल फीड्स रेगुलरली एंड हैज़ अ नॉर्मल पोस्चर। ये जो कुछ एनिमल्स होते हैं उसको बहुत हेल्दी तरीके से उनसे क्या करते हैं बेटा, उसे हेल्दी खाना देते हैं। एक्सट्रीमली पॉजिटिव लाइव ऑन स्किन कजिंग स्किन डिजीज, अगर कभी कभी इसके ऊपर स्किन डिजीज़ होता है हम उसे इंजेक्शन भी देते हैं जिससे वजह से वो बच सकें, ठीक है बेटा। और इसका वैक्सीनेशन कराते हैं कब बेटा, जब इसके शरीर पे बहुत इन्फेक्शंस हो जाते हैं या फिर बहुत कीड़े मकोड़े चढ़ जाते हैं। इन सबको जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्हें हम क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, इन्हें वैक्सीनेशन कराना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपना पोल्ट्री फार्मिंग में। अब देखिए हमारा पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है। पोल्ट्री फार्मिंग इज़ अंडरटेकन अ राइज ऑफ डेमोस्ट्रेटिक फेलो बर्ड्स, मतलब जो मुर्गियाँ होती हैं फेलो बर्ड्स में उसको हम मतलब स्टोर करते हैं, मतलब क्या करते हैं उसकी हस्बेंड्री करते हैं, क्योंकि एक और मीट के पर्पज से, ठीक है। द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बिटवीन द इंडियन एसिल एंड द फॉरेन, देखिए ये है एसिल और ये है फॉरेन, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। Largon breeds of variety improve the focus on the development new varieties of the following describe traits, ठीक है। ये जो बेटा हमारा है किसी हम इसमें हम 1 सेकेंड बेटा, ये हम इसमें कभी कभी इसमें हम क्रॉस भी करा देते हैं बेटा एनिमल में, जिससे कि हमें अच्छा चिकन मिले, मतलब अच्छा चिकन मिले, ठीक है। नंबर्स ऑफ क्वालिटी, जो नंबर्स ऑफ चिकन क्वालिटी वो बढ़े। ड्राफ्ट बॉयलर फीमेल्स, वो मतलब जो फीमेल्स होती हैं बॉयलर फीमेल्स होती हैं वो अच्छा मतलब नॉर्मल चिकन अच्छा एक दें। ये देखिए टोलेग्राम टू हाई टेम्परेचर, ठीक। लो मेंटेन रिक्वायरमेंट, उसको लो मेंटेन रिक्वायरमेंट की भी ज़रूरत होती है। टोलेरेंस टू हाई टेम्परेचर, ठीक है बेटा। अक्रॉस ब्रीडिंग एनिमल मस्ट बी सिमिलर इन साइज विच एबिलिटी सस्टेन लाइव और ऑन चीफ फेब्रस डाइट्स ऑब्टेन बाय प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोसेस, ठीक है बेटा। जो इसमें क्रॉस कराते हैं उससे क्या होता है कि जो मुर्गियाँ होती हैं हमारे कई जगह पे सर्वाइव नहीं कर पाती, तो वो सर्वाइव कर लेती हैं, इसकी वजह से कभी भी लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर टॉलरेंस पे भी सर्वाइव कर सकती हैं। अब क्रॉस ब्रीडिंग मेथड से क्या होता है बेटा, इसके साइज़ को भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर कोई मुर्गी छोटी है और तो उसको किसी मुर्गी से क्रॉस करा जाएगा तो अब जो मुर्गी बनेगी वो क्या होगी, बड़ी मुर्गी भी होगी और हेल्दी मुर्गी भी होगी, तो हेल्दी मुर्गी भी होगी, ठीक है, जो कि एक अच्छा अंडा भी देगी और मतलब अगर कोई मुर्गा हो तो वो अच्छा चिकन भी देगा। फाइब्रस डाइट ऑब्टेन बाय द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसेस, ठीक है, ठीक बेटा। अब देखिए अब क्या होता है हमारा जो पोल्ट्री फार्मिंग होता है वो हमारा 2 टाइप का होता है। एक जो होता है वो बॉयलर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जो बॉयलर प्रोडक्शन होता है उसमें एग को प्रोड्यूस करते हैं, उसमें चिकन प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है बेटा। तो अब देखिएगा आप यही केयर इज़ टेकन टू अवॉइड मॉनिटरिंग 1 to 5% ऑफ द मेंटेनिंग क्रेस क्वालिटी मीट क्वालिटी, ठीक है। मीट क्वालिटी को भी बढ़ाने के लिए हम करते हैं कहीं देखिए जो हम कभी एक तो एग के लिए करते हैं, एक बॉयलर प्रोडक्शन के लिए, मतलब चिकन प्रोडक्शन के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा बॉयलर प्रोडक्शन के लिए हो गया, ठीक है, और ये हमारा एग प्रोडक्शन के लिए सब हो गए, ठीक है। एग्जांपल्स हैं कुछ। मेंटेनिंग ऑफ टेम्परेचर, अगर इसमें क्रॉस करा देते तो टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं अपने बॉडी के, ठीक है, ठीक है बेटा। द रोटेशन डेली फूड रिक्वायरमेंट, सबको भी फूड रिक्वायरमेंट होते हैं डेली बॉयलर्स को, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड कैल्शियम
पोटेशियम इज कीप्ड हाई इन पोल्ट्री फीड्स। इसमें हाई कैल्शियम और विटामिन ए की ज़रूरत होती है, तो उसको भी हम देते हैं। ठीक है, इसको खाने में अगर हम इसको रखना है तो उसको खाना भी तो देना पड़ेगा बेटा। तो हम इसे क्या देते हैं, हाई कैल्शियम देते हैं, विटामिन देते हैं, विटामिन ए देते हैं। ठीक है बेटा, हम इसको अप्रोप्रिएट वैक्सीन में देते हैं। जब इसको कोई डिजीज़ हो जाएगा हम इसमें अप्रोप्रिएट वैक्सीन भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है फिश प्रोडक्शन। ठीक है बेटा, क्या आता है हमारा फीड प्रोडक्शन। ठीक है, इंक्लूडेड द फाइन एंड ट्रू फिश प्रोसेस फाइन्स एंड गिल्स। इसमें जो फाइन्स एंड गिल्स भी आते हैं, मतलब कई सारे इसमें फीस आ सकते हैं। एज वेल एज सेल फिश सच एज प्रोवंस एंड ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं फिश के भी, मैं आपको दिखाऊंगा। वन वे इज़ फॉर्म नेचुरली रिसोर्स कॉल्ड द कैप्चर फिशिंग। ये जो हम इसको नेचुरली पकड़ते हैं फिश को, हम इसे क्या कहते हैं बेटा, ये जो फिश प्रोडक्शन होता है हम इसे किसी भी प्रकार से मतलब कैसे कर सकते हैं। देखिए, तो कई प्रकार से कर सकते हैं। एक पहला होता है कैप्चर फार्मिंग, जिससे कि हम अपने जगह से कहीं से भी पकड़ के फिश लाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कैप्चर फार्मिंग। ये अदर वे भी हो सकता है, जैसे इसका हम कल्चर भी कर सकते हैं। कल्चर फिशिंग, जैसे हम कोई भी एक डैम खरीद लिए, मतलब डैम जैसा कोई पूल खरीद लिया, उसमें पानी डाल के उसमें हम फिश को मतलब छोड़ देंगे, और उसके बाद में हम उससे क्या कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे चिया, उसका हम मीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी देखिए बेटा, एक्वा कल्चर, एक्वा फार्मिंग इज़ अ कंट्रोल्ड कल्चर कल्टिवेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। ये जो हमारा एक्वेटिक भी हो सकता है, जैसे इसमें कोई सॉल्टी वाटर हो, एक्वा फार्मिंग, जैसे ये कोई ये जिसमें आपको बताया वो गलत है। ठीक है, ये एक्वा फार्मिंग मतलब जैसे हम कोई प्लांट उगा रहे हैं खेत में, उसमें एक हम नहर भी खोल देते हैं, जिसमें कि हम मछलियों को, एनिमल्स को छोड़ देते हैं, जिससे कि हम उसे खाने में भी मतलब उससे मीट भी प्रोड्यूस कर सकें। मार्जिन फिशर 75 किलोमीटर इज़ अ कोस्टल लाइन एंड डीप सी बिहाइंड इट। मतलब जो 75 किलोमीटर दूर जो कोस्टल प्लेन से होती हैं, बिहाइंड द सी के हाँ बेटा, जो ठीक है, जैसे सी होता है उसके पास अलग अलग मछलियाँ पाई जाती हैं, सी के अंदर कई अलग मछलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, फिश वेराइटीज़ इंक्लूडेड प्रोमोग्रेटेड मार्कलस टूना। ठीक है, ये सब कुछ होते हैं बेटा। ईल्ड आर इंक्रीज बाय द यूजिंग स्टेबिलिटी और ईचो साउंडर। ठीक है, ईचो मतलब ये जो हम इसकी ईल्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं बेटा, जैसे कि हम इसको ईल्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको ईल्ड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं बेटा, कि हम इसे अगर कहीं भी मतलब पाल रहे हैं तो उसे अच्छा खाना दें। ठीक है, जिससे कि ये मतलब एग दे, उसमें बच्चा निकले, मतलब वो भी हेल्दी हो। ठीक है, तो ऐसे हम इसके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, इसे अच्छा अच्छा खाना दें, तो इसे या ये हमें क्या करेगी, अच्छा प्रोड्यूस भी करेगी। ठीक है बेटा, तो अब देखिए इनलैंड फिशर्स क्या होते हैं बेटा, आप देखिएगा। देखिए, इनलैंड फिशर इंक्लूडेड कैनाल पॉन्ड्स। अब जैसे हम इसमें किसी भी पॉन्ड्स और कैनाल से अगर फिशिंग करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, इनलैंड फार्मिंग कहेंगे। जैसे कोई भी कैनाल नहर है, उसमें से पानी जाता है, उसमें हम फिशिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें से हम फिश पकड़ लिए। ठीक है, उसमें हम पाल भी सकते हैं बेटा। ब्रैकिश वाटर रिसोर्स वेयर द सी वाटर। ठीक है, जहाँ पे सी वाटर्स में भी हम पकड़ते हैं, फ्रेश वाटर्स में भी हम पकड़ते हैं, मिक्स टुगेदर उसको हम देखिए इसकी हम फार्मिंग कैसे करते हैं बेटा, जैसे कि कहीं अगर सी वाटर है, फ्रेश वाटर से भी करते हैं। जैसे कोई भी कैनाल हमने खोद दिया, मतलब गड्ढा खोद दिया, उसमें सी वाटर अगर हम डालें, ठीक है, तो उसमें भी हम कर सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी कर सकते हैं, दोनों को मिक्स करके भी कर सकते हैं, सच एज इंसेंशियल्स एंड लगजून। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल है लंगून्स और ये कुछ है। ठीक है बेटा, फिश कल्चर इज समथिंग डन इन कॉम्बिनेशन विच राइज क्रॉप। ठीक है, इसको अगर हम क्रॉप उगा रहे हैं तो उसमें भी हम फिश का कल्चर कर सकते हैं। आपको पता है ना, उसमें जैसे हम कोई खेती कर रहे हैं तो उसमें कोई गड्ढा खोद के उसमें भी पाल सकते हैं, सो दैट द फिश आर ग्रो इन अ वाटर पैडी फील्ड। वाटर पैडी के फील्ड में भी कर सकती हैं बेटा, ग्रो कर सकती हैं। मोर इंसेंसिटिव फिश फार्मिंग कैन बी डन कॉम्पिटेटिव कॉमसाइट फिश कल्चर सिस्टम बोथ लोकल इम्पोर्टेड फिश स्पेशल्स आर यूज सच अ सिस्टम। ठीक है बेटा, तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए, अब क्या है बेटा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 और 6 फिश। जो 5 और 6 फिश कॉम्बिनेशन होते हैं स्पेसीज इन यूज अ सिंगल फिश पाउंड। अगर हम किसी भी पाउंड में 5 या उससे ज़्यादा भी स्पेसीज को रख सकते हैं, अगर हम उसे मतलब
समझिए बेटा, हम उसको प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ठीक है। दे डू नॉट कम्पेट मतलब उसमें 5 या 5 से ज़्यादा फिश कैसे रख सकते हैं बेटा, जैसे उसमें हम मतलब कई सारे फिश रखे हैं, अगर उसमें कैसा ऐसा फिश रख दिया जो कि सारी मछलियों को खा जाए तो क्या होगा बेटा, इसलिए हम उसमें अलग अलग टाइप के फिश को रखेंगे और सेफ फिश को रखेंगे जो कि एक दूसरे को ना खाएं। दे डू नॉट कम्पेट ऑफ फॉर फूड अमॉन्ग देम, अगर वो अपने एक दूसरे को ना खाएं हम ऐसे ऐसी फूड मछलियों को रखते हैं। एज अ रिजल्ट द फूड अवेलेबल इन द पार्ट ऑफ द पॉन्ड यूज्ड, ठीक है, एज कैटल सरफेस फीडर रूफ रॉस फीड मिडिल जोन द पाउंड, कहीं कहीं ठीक है बेटा। तो ठीक है, ये जो कहीं पाउंड्स होते हैं बेटा, कहीं भी पाउंड्स को हम खोज सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अपना घर है, मतलब घर में ही कई लोग अपने पाउंड्स को बना लेते हैं घर के बीच में ही, और उसमें मछली को मतलब डालना चालू कर देते हैं, फिर वो अंडा देती है, फिर देन सब उसका बच्चा होता है, फिर उसे भी वो लोग खा लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसे वो प्रोडक्शन करते हैं। माइक्रो एंड कॉमन क्रैब्स एंड बॉटम फ्रेशर एंड ग्रास कैप्चर फीड ऑन द वेट्स, ठीक है। इसे कई जगह से पकड़ते हैं बेटा, जो लोग समुद्र के बीच से, समुद्र के किनारे से, हर जगह पे अलग अलग टाइप की मछलियाँ पाई जाएंगी। मेनी दीज ऑफ द फिशेज ब्रेड ओनली ड्यूरिंग द मानसून, कई मछलियाँ होती हैं जो बस मानसून के मतलब मानसून में ही रखी जा सकती हैं, ठीक है। तो उसे हम मतलब क्या करें, उसका हम घर पे प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है बेटा, उसको घर पे हम मतलब पाल नहीं सकते। द मेजर प्रॉब्लम इन फिश फार्मिंग इज अ लेक एबिलिटी ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, ठीक है, उसमें गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स चाहिए होता है बेटा, ठीक है, फिश फार्मिंग में, ठीक है। ब्रीडिंग दीज फिश इन अ पाउंड यूजिंग हार्मोन स्टेबुलेशंस ऑफ एक्टिव देयर रिप्रोडक्शन सेल, ठीक है। अगर हम उसमें अच्छा अच्छा खाना दें तो उसके जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, जिससे कि उसका बच्चा भी अच्छा होकर हमें मतलब खाने में मतलब वो जो होता है हेल्दी रहता है। अब इसका कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, अब ये देखिए टूना है, मुल्ट है, कैटरेन है, ठीक है बेटा, तो स्लैब है, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। कॉड है, स्क्रैब है, तो आप इसको देखिए, एग्जांपल्स आपको ये लर्न भी करना पड़ेगा। मरीना फिश का, मरीना फिश मतलब बेटा जो जो मतलब समुद्र जिसे हम पकड़ते हैं, मरीना फिश, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, मरीना फिश, ठीक है। अब हमारा आता है एकदम लास्ट टॉपिक जो है बेटा आपका, दैट इज़ बी कीपिंग। जैसे हम शहद बनाते हैं तो अब बी कीपिंग मतलब हम कैसे करते हैं, अब हम उसे ही देखने वाले हैं, ठीक है। बी कीपिंग नीड्स अ लॉस्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें एक लो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। फार्मर यूज़ एडिशनल इनकम जनरेशन एक्टिविटी, ठीक है। सोर्स ऑफ वैक्स विच इज़ यूज वेरियस मेडिकल प्रिपरेशन, बीट्स यूज अ कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन आर इप्स कैरना इंक्रीडिया इंडिया बीज डजन, ये सब कुछ ये जो बीज है ना इसके टाइप्स के नेम लिखे हुए हैं। इंडिया बीज हैं, रॉक बीज हैं, बी हैं, जिसे हम ये क्या फ्लोरा सॉरी बेटा, इसे हम ड्रोस्टा कहते हैं रॉक बीज को। इंडियंस बी को क्या कहते हैं, इंडिका एपिका सॉरी बेटा एपिक्स कैरेना इंडिका कहते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें भी है, लिटिल बीज को हम फ्लोरिया कहते हैं, ठीक है। मेलिफ्रिया इटलियन बीज होती हैं, इट इज़ यूज अ कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन, ये हनी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही मशहूर होती है और ये जल्दी काटती भी नहीं है बेटा, ठीक है, इसलिए इंडिया में से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दिया अब यहाँ पे दिया इटालियन बीज हैव अ हाई हनी कलेक्शंस कैपेसिटी, इसके पास हाई कलेक्शन ऑफ कैपेसिटी होता है हनी का, ठीक है। दे स्ट्रिंग सम वॉट एल्स, ये और मतलब जो इसके कंपेयर के और जो बीज होती हैं उससे कम ये काटती हैं। दे स्टे इन अ गिवन बीज बिहाइव फॉर लॉन्ग पीरियड, ये मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए ज़िंदा भी रहती हैं और क्या करती हैं बेटा, और ये क्या करती हैं, ज़्यादा हनी भी प्रोड्यूस करती हैं, जल्दी डंक भी मारती हैं, इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आर बीट्स वेरी वेल फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन, ये बहुत ही अच्छी होती है हनी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है बेटा। बीज फार्म और एपिकल इंस्टेबिलिटी, ये जो इंस्टेबलाइज्ड, ठीक है, ये जो इसके स्टेबलाइज करने में बहुत ही मदद करती है बेटा, ठीक है, कि जिससे कि हम यहाँ पे हनी प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अ क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंडिंग अपॉन द पॉस्चुरेशन ऑफ द फ्लावर एबिलिटी टू द बेसिस बीज फॉर नेक्रेट एंड पॉलियन कलेक्शन, ठीक है।
तो ये क्या होते हैं बेटा, जो आपने कभी सोचा है जो मधुमक्खी होती है वो शहद कैसे बनाती है बेटा? देखो, जो मधुमक्खी होती है वो फ्लावर्स पे जाके बैठती है और वहाँ से कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करती हैं, जिससे कि वो आके क्या बनाती हैं बेटा, क्या बनाती हैं, जो हनी बनाती हैं। द काइंड ऑफ अ फ्लावर अवेलेबल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ द हनी। वो जो फ्लावर की जो चीज़ फ्लावर में अवेलेबल होगा, जो मिनरल्स, वो हनी के टेस्ट को भी डिसाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। जैसे ये कई आपने देखे होंगे खेतों में, अगर आप कहीं से ट्रेन से जा रहे हो तो कई कई डिब्बे रखे होंगे खेतों में, जिसमें कि मधुमक्खियाँ होती हैं और वो शहद को प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, सो इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, बी कीपिंग कहते हैं। तो यहीं पे बेटा आपका क्या होता है, चैप्टर होता है एंड। तो यहीं पे बेटा आपका चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमसे पढ़ने में मज़ा आता है तो कमेंट करके फायर में आग ज़रूर लगा देना। थैंक यू एंड सो मच।